हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पेपर थर्ड सेशन 2022 से 25 वालों का ना इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन या फिर इसको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का जो सजेशन है हम 3-4 महीने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो सजेशन में अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं और अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी बता रखे हैं कि कौन कौन सा अब की बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन तो लगभग हम सारा कवर अप करवा दिए हैं और एक्सप्लेनेशन जो है पेपर थर्ड में बात करें तो आपको चारों बुक से एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। जो भी पेपर थर्ड में 4 बुक है ना, तो चारों बुक से एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो 4 बुक में से ना आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है। तो कोई 2 बुक का आप एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर सकते हो। इस वाले वीडियो में ना हम 3 बुक का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके बताए हुए हैं। जैसे सजेशन में हम मैकबेथ का ना 5 एक्सप्लेनेशन 5 लाइन बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, जो कि चांसेस अब की बार आने का। तो उस 5 में से 3 जो है इस वाले वीडियो में सॉल्व करवा रखे हैं। लव फॉर लव का भी 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवा रखे हैं और 12th नाइट का भी 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवा रखे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में कोई 2 बुक का ही सॉल्व करना है, दिया आपको चारों बुक का एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकबेथ का एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैकबेथ का सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो टुमारो एंड टुमारो करके शुरू होगा। तो आप समझ जाना कि ये लाइन जो है मैकबेथ से लिया गया है। तो उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रेफरेंस। रेफरेंस में लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ की। ये जो पंक्तियां ली गई है विलियम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ से ली गई है। इट इज अमंग द बेस्ट नोन वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, या विलियम शेक्सपियर के बेस्ट नोन इट मीन्स प्रसिद्ध वर्क में से एक है। देर आर टोटल 5 एक्ट्स इन द प्ले, और इस प्ले में टोटल 5 एक्ट हैं। एंड दिस लाइन्स अपीयर्स इन द एक्ट 5 सीन्स 5 ऑफ द प्ले। और ये जो पंक्तियां हैं ना, ये जो लाइन है एक्ट 5 सीन्स 5 में प्ले के है। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। दिस लाइन्स आर द स्पीच डिलीवर्ड बाय फेमस कैरेक्टर मैकबेथ इन द प्ले। ये लाइन्स जो है स्पीच है जो कि डिलीवर्ड किया गया है प्रसिद्ध कैरेक्टर मैकबेथ के द्वारा नाटक में। इट इज डिलीवर्ड बाय मैकबेथ एज ए रिस्पॉन्स टू न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। मतलब जैसे ही मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के डेथ की न्यूज सुनता है, उसको पता चलता है कि मेरी वाइफ का मृत्यु हो गया है, तो वहीं पे ना उसकी जो रिस्पॉन्स निकलती है, प्रतिक्रिया निकलती है ना न्यूज सुनने के बाद अपनी वाइफ के डेथ का, तो वही प्रतिक्रिया को दिखाया गया इन लाइंस के थ्रू। मैकबेथ सीज लाइफ एज ए मीनिंगलेस। अपनी वाइफ की मृत्यु के बाद मैकबेथ जो है अपनी लाइफ को मीनिंगलेस देखता है, अर्थहीन देखता है। डे बाय डे लीड्स पीपल टू देयर इनएविटेबल डेथ, कि डे बाय डे दिन प्रतिदिन लोग जो है अपने इनएविटेबल इट मीन्स जिसको टाला ना जा सके, जो कन्फर्म में होना है, तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि लोग अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग भी नॉर्मली वे में क्या डे बाय डे अपने मृत्यु के नजदीक होते जा रहे हैं। लाइक ए प्ले लाइफ विल कम टू एन एंड वन डे। बिल्कुल एक प्ले की तरह, एक नाटक की तरह जिंदगी भी जो है, जीवन भी जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो एंड की तरफ जा रहा है। इन दिस फेमस स्पीच, और इस फेमस स्पीच में ही डिस्कसेस द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। मैकबेथ जो है फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ डिस्कस करता है, इट मीन्स लाइफ की व्यर्थता को दिखा। एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में है मैकबेथ सेज थ्रू दिस लाइन्स, कि मैकबेथ जो है इन लाइन्स के जरिए कहता है दैट अनदर डे इन हिज लाइफ वुड बी जस्ट फ्यूटाइल, कि उसके जीवन का एक और दिन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इन दिस सॉलिलोक्वी, सॉलिलोक्वी का मतलब होता है कि जब कोई खुद से बात करे जिन लाइंस के थ्रू, तो ये जो कोटेशन हम यूज़ किए हुए, जो लाइंस यूज़ किए हुए टुमारो टुमारो वाला, तो वो लाइन ना खुद से बात करते हुए मैकबेथ यूज़ करता है, इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया गया है सॉलिलोक्वी। मैकबेथ मॉर्न्स हिज मीनिंगलेस लाइफ। मैकबेथ पहले तो दुख व्यक्त करता है अपने मीनिंगलेस लाइफ के लिए, ठीक है, इस सॉलिलोक्वी के थ्रू। एंड बोथ द टाइम आफ्टर हिज वाइफ डेथ, और उस समय पे भी दुख व्यक्त करता है कि उसकी वाइफ की मृत्यु के बाद का जो समय होता है ना, उस पर भी शोक व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। ही स्टेट्स दैट, वो कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन, की लाइफ जो है वो पूरे इवेंट से, घटनाओं से और एक्शन से भरा पड़ा है। हाउएवर कंप्लीटली मीनिंगलेस एट द एंड, लेकिन एंड में जो है लाइफ वो पूरी तरह से मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। आफ्टर हिज वाइफ डेथ, और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, टाइम सीम्स टू मैकबेथ एन इंटॉलरेबल बर्डन। मैकबेथ को जो टाइम है ना इंटॉलरेबल बर्डन लग रहा है, इट मीन्स असहनीय बोझ लग रहा है। दिस इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल एंड ईजी फ्यूचर, और ये बिल्कुल उस ईजी फ्यूचर और उस कन्वेंशनल इट मीन्स जिस तरीके से वो अपना फ्यूचर एज्यूम किया हुआ था ना कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, उसके बिल्कुल विपरीत है ये वाला सिचुएशन। ही हैड फैंटेसाइज्ड अबाउट हैविंग विथ हिज वाइफ बिफोर मर्डरिंग किंग डंकन। मतलब राजा किंग डंकन को मारने से पहले मैकबेथ जो अपना फ्यूचर एज्यूम किया था, फैंटेसाइज इट मीन्स कल्पना किया था ना कि मेरा फ्यूचर बाद में ऐसा होगा, हम राजा बन जाएंगे, मेरी वाइफ रानी बन जाएगी, हम लोग के पास पावर होगा, पैसा होगा, तो उसका जो फैंटेसाइज वाला फ्यूचर था ना उसके बिल्कुल विपरीत वाला सिचुएशन उसके रियल लाइफ में आ गया है।
आफ्टर द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ के डेथ के बाद ही फील्स हिज फ्यूचर इज होपलेसली टेडियस एंड एम्प्टी, उसको लगने लगता है कि उसका जो भविष्य है वो निराशाजनक रूप से उबाऊ और खाली है। अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो मैकबेथ से इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से शुरू होता है, इफ़ यू लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम, तो इस तरीके से लाइन आए तो समझ जाना ये मैकबेथ का है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन, तो रेफरेंस वाला सेक्शन सेम होगा पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह ही, बस उसमें एक्ट 1 और सीन्स 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि हम 5 एक्सप्लेनेशन में से 3 ही इस वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए, लेकिन अगर आपको उस 5 से अलग भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आ जाए ना तो आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म हो गया कि रेफरेंस वाला सेक्शन जो 4-5 लाइन है वो सेम ही रखना है सबके लिए, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन और एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन, जब कुछ नहीं समझ आ रहा है ना तो आप जो समरी याद किए हो या फिर जो ये 2-3 एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करके गए हो ना उसी में से कुछ मिला जुला के लिख देना। होता है ना कि मतलब मैकबेथ से रिलेटेड बट लिखना, ये ना करना कि नहीं आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन लिख दिए या कुछ और भी उल्टा पुल्टा सा भरे जा रहे हैं, ये मत करना है। बस मैकबेथ की समरी या मैकबेथ की कहानी से रिलेटेड कुछ लिख देना रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में, बस छोड़ना मत। छोड़ने से नंबर कम आ जाता है, आप सेकंड डिवीजन या फेल कर जाओगे। तो अगर लिखते हो तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर वही टू द पॉइंट लिखते हो तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर ना ही कोई एक्सप्लेनेशन छोड़ने का ट्राई करना। अब कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में है, दिस लाइन्स आर डिलीवर्ड बाय बैंक्यो, ये लाइन जो है डिलीवर्ड किया गया बैंक्यो के द्वारा। हियर दिस इज मैकबेथ थ्रू दिस लाइन्स, वो इन लाइन्स के जरिए, इन पंक्तियों के जरिए मैकबेथ को एड्रेस करता है, इसमें संबोधित करता है एंड क्वेश्चंस मैकबेथ, और साथ ही साथ मैकबेथ से क्वेश्चन करता है अबाउट हिज स्टार्टलेड रिएक्शन, उसके स्टार्टलेड इट मीन्स चौंका देने वाले रिएक्शन के बारे में, एंड एक्सप्रेसेस हिज क्यूरियोसिटी, साथ ही साथ अपनी क्यूरियोसिटी इट मीन्स जिज्ञासा व्यक्त करता है रिगार्डिंग द ट्रुथ बिहाइंड द प्रोफेसीज डिलीवर्ड बाय द विचेस, कि जो विचेस चुड़ैला के प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की ना, उस भविष्यवाणी से संबंधित सच्चाई को लेके यहाँ पे अपना क्यूरियोसिटी व्यक्त करता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है। द ओकेजन दैट प्रॉम्प्ट्स बैंक्यो टू स्पीक दिस वर्ड्स इन द एनकाउंटर विद द विचेस, और बैंक्यो जो है जिस अवसर पे इन सारे वर्ड्स का यूज करता है, इस लाइन का यूज करता है ना, वो तब करता है जब उसका सामना होता है चुड़ैलों से। वेयर दे मेक प्रोफेसीज अबाउट मैकबेथ फ्यूचर, जहाँ पे वे लोग मतलब जो चुड़ैल प्रोफेसी कर रही थी ना मैकबेथ के फ्यूचर के बारे में, तो यहीं पे जो बैंक्यो है ये वाला लाइन यूज करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में है, बैंक्यो प्रेजेंट्स ए कंप्लेंट अबाउट द विचेस, बैंक्यो जो है विचेस को लेके कंप्लेन करता है, नोट एड्रेसिंग हिम विथ एनी प्रोफेसीज, ये बोलता है कि क्यों तुम मेरे लिए कोई प्रोफेसी नहीं की, भविष्यवाणी नहीं की, तो चुड़ैल से यहाँ पे शिकायत कर रहा है बैंक्यो। ही वंडर्स, वो सोचता है व्हाई दे हैव स्पोकन ओनली टू मैकबेथ एंड नॉट टू हिम, उसको लगता है कि क्यों ये लोग सिर्फ मैकबेथ के बारे में बोली, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोली। विचेस प्रोक्लेम दैट, विचेस जो है प्रोक्लेम इट मीन्स घोषणा करती है कि मैकबेथ इज गोइंग टू बी द फ्यूचर किंग, मैकबेथ जो है भविष्य में राजा बनने वाला है, एंड ऑल्सो थेन ऑफ काउडोर एंड थेन ऑफ ग्लेम्स, थेन ऑफ काउडोर बनने वाला और थेन ऑफ ग्लेम्स बनने वाला है। मैकबेथ इज अफ्रेड अपॉन हियरिंग द प्रोफेसी, और इस भविष्यवाणी को सुन के जो मैकबेथ है वो खुद भी डर जाता है। आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट के बाद, इस कोटेशन के बाद, द प्रोफेसी इज मेड अबाउट बैंक्यो, बैंक्यो के लिए भी प्रोफेसी की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है, दैट ही विल बी लेजर देन मैकबेथ, की वो मैकबेथ से लेजर होगा, कम होगा, बट ग्रेटर लेकिन महान होगा। नोट एज हैप्पी एज मैकबेथ, की मैकबेथ की जितना खुश नहीं होगा बट मच हैप्पियर, लेकिन काफी ज्यादा खुश होगा। एंड दैट ही विल फादर ए लाइन ऑफ किंग्स, लाइन ऑफ किंग्स इट मीन्स हो जाता है कि उसका जो बेटा होगा वो आगे जाके राजा बनेगा, इट मीन्स मैकबेथ जो है किसी राजा का पिता होगा। इवन दो ही विल नॉट बिकम किंग हिमसेल्फ, कि वो खुद राजा नहीं बनेगा लेकिन आगे जाके वो फ्यूचर में जाके राजा का पिता बनने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि बैंक्यो का बेटा आगे जाके कभी राजा बनेगा। दिस लाइन सेट्स लाइट्स ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ एंड बैंक्यो, और ये जो पंक्तियां है ना वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाती है, इट मीन्स विपरीत चरित्र दिखाती है मैकबेथ और बैंक्यो का। अब जो थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन है जो आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से शुरू है, स्टार्स हाइड योर फायर्स, तो फिर से इसमें रेफरेंस वाला सेक्शन सेम ही रहेगा, बस एक्ट 1 सीन्स 4 आ जाएगा सबसे आखिरी वाले लाइन में। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो दिस लाइन्स आर डिलीवर्ड बाय मैकबेथ इन द प्ले, ये जो लाइन है डिलीवर्ड किया गया था मैकबेथ के द्वारा प्ले में। दिस लाइन्स आर द वॉइस ऑफ मैकबेथ कॉन्शियसनेस, और ये जो पंक्तियां है ना मैकबेथ की कॉन्शियसनेस इट मीन्स चेतना की आवाज है, इट मीन्स होता है अंतर्मन की आवाज। मैकबेथ इज अजैम्ड ऑफ हिज डिजायर, मैकबेथ जो अपने डिजायर से, इच्छा से काफी ज्यादा शर्मिंदा रहता है। दैट्स व्हाई ही आस्क द स्टार्स, इस वजह से वो स्टार्स को, तारों को बोलता है टू टर्न अवे, की लौट जाओ तुम लोग, एंड नोट लुक एट हिम, और मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो।
दिस लाइन्स ऑल्सो शोज अस द इनिशियल हेजिटेशन ऑफ मैकबेथ, और ये जो पंक्तियां है ना मैकबेथ के इनिशियल हेजिटेशन इट मीन शुरुआती संकोच को भी दिखाती है। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आ गया। मैकबेथ वॉन्ट्स टू किल डंकन, मैकबेथ जो है डंकन को मारना चाहता था, एंड अज्यूम द क्राउन, और क्राउन ग्रहण करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री, और अपने कंट्री का सबसे पावरफुल शक्तिशाली आदमी बनना चाहता है। एंड ही बिलीव्स द फास्टेस्ट रूट टू अचीव दिस गोल, और उसका ऐसा मानना है कि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका इस लक्ष्य को पाने का है, इज टू मर्डर हिज लीज लॉर्ड, कि वो अपने लीज लॉर्ड इट मीन स्वामी का, राजा का मर्डर कर दे, तभी हम सबसे फास्टेस्ट तरीके से राजा बन सकते हैं। ही डिस्कसेज हिज करंट पोजीशन विद हिमसेल्फ, वो खुद से डिस्कस करता है अपने करंट पोजीशन के बारे में, इट मीन्स खुद से बात करता है। नाउ मैकबेथ इज ओनली 2 स्टेप बिलो द थ्रोन, और मैकबेथ जो अभी बस 2 कदम पीछे है थ्रोन के, राजगद्दी के। एंड ही डीपली वांट्स टू बिकम ए किंग, और बड़ी दिल से, बड़ी उसकी इच्छा है, गहराई से वो राजा बनना चाहता है। स्टिल ही इजंट रेडी टू बिट्रे हिज ओथ एंड मर्डर द किंग, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपना ना ओथ में जो शपथ लिया था उसके साथ वो विश्वासघात करने के लिए रेडी नहीं है, और राजा को मारने के लिए रेडी नहीं है। ही प्रॉमिस टू फेथफुल्ली सर्व, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो फेथफुल्ली इट मीन्स हो जाता है बड़े ही ईमानदारी पूर्वक सेवा करेगा। ही इज अफ्रेड टू मेक दिस स्टेप, वो डरता है ऐसा स्टेप लेने से, मतलब राजा को मारने से पहले। दैट्स व्हाई ही आस्क द स्टार, इस वजह से वो स्टार्स को कहता है, तारों को कहता है, टू हाइड देयर लाइट, कि आप लोग जो अपना लाइट है वो बंद कर लो, छुपा लो, सो दैट नो वन विल बी एबल टू सी द डार्क डिजायर ही हैज इनसाइड हिम, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर, मैकबेथ के अंदर जो डार्क डिजायर चल रही है, बुरी इच्छाएं चल रही है ना, उसको देख ना पाए। इस वजह से मैकबेथ जो है यहाँ पे तारों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम लोग अपना जो लाइट है वो कम कर लो, या फिर तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। यहाँ पे मैकबेथ वाला एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक का PDF चाहिए तो आप लोग को पता हुआ कि 1 मई से हम सारे टॉपिक का PDF जो है पेड कर दिए हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन वाले PDF के लिए 30 रुपीज़ पेड करने होंगे, और उस PDF में ना आपको मैकबेथ का 5 एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, 12th नाइट का 3 मिल जाएगा, और लव फॉर लव का 3 मिल जाएगा। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग 12th नाइट के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस तरीके से शुरू होगा। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ना मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, 1 साल के गैप पे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि 12th नाइट का ना पहला ही लाइन है, जैसे ही बुक शुरू होता है ना इसी तरीके से शुरू होता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो इस वजह से ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th नाइट से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस वाला सेक्शन है। डिफरेंस वाले सेक्शन में है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी 12th नाइट, की ये जो लाइन्स लिया गया है विलियम शेक्सपियर के ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी 12th नाइट से लिया गया। अनदर टाइटल ऑफ द प्ले इज व्हाट यू विल, और इस प्ले का दूसरा जो टाइटल है वो व्हाट यू विल है। थ्रू दिस रोमांटिक कॉमेडी, और इस रोमांटिक कॉमेडी के जरिए शेक्सपियर सोच दैट, शेक्सपियर दिखाते हैं कि लव कैन काउज पेन, की प्यार जो होता है ना वो पेन का कारण होता है, दर्द का कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12th नाइट का जो दूसरा टाइटल है वो व्हाट यू विल है। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है। कॉन्टेक्स्ट में है, दिस लाइन्स रिवील्स अबाउट ओर्सिनोज लव एंड कैरेक्टर, ये जो पंक्तियां है ना ओर्सिनो के प्यार और कैरेक्टर को रिवील करती है, प्रकट करती है। ही इज़ ए यंग मैन, वह एक जवान आदमी है, इन लव और प्यार में है, एंड अनेबल टू डील विथ हिज इमोशन, साथ ही साथ अपने इमोशन के साथ डील नहीं कर पाता है, मतलब अपने इमोशन को संभाल नहीं पाता है। थ्रू एवर मेंशन लाइन्स, ऊपर किए गए मेंशन लाइन के जरिए, वी इमीडिएटली लर्न्स ऑफ हिज पैशन फॉर ओलिविया, हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे ओर्सिनो के अंदर जो है ओलिविया के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन है, जुनून है। ही इज यर्निंग फॉर हर, ओर्सिनो जो है ओलिविया के लिए तरसता है, इन ए वे दैट ए टीनेजर डील विद देयर फर्स्ट लव अफेयर, जिस तरीके से एक टीनेजर, एक किशोर जो होता है वो अपने पहले लव अफेयर के लिए तरसता है ना, अपने इमोशन के साथ डील नहीं कर पाता, तो सेम यहाँ पे ओर्सिनो भी ओलिविया के लिए बिल्कुल तरसता है, उसके प्यार के लिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में है, दिस लाइन्स आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ 12th नाइट, हम बताए थे ओपनिंग लाइन है प्ले का 12th नाइट, स्पोकन बाय ओर्सिनो द ड्यूक ऑफ इलिरिया, जिसको कि बोला जाता है ओर्सिनो के द्वारा, जो कि ड्यूक है, राजा है इलिरिया का। ये भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है कि ओर्सिनो जो है वो कहाँ का राजा है, तो इलिरिया का है, ध्यान रखिएगा। द प्ले ओपन्स, जो प्ले शुरू होता है, विथ हिम सिटिंग इन हिज गार्डन, दिखाया जाता है कि ओर्सिनो जो है अपने गार्डन में बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स, लिसनिंग टू ए म्यूजिकल इंसेम्बल, और वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है और कुछ म्यूजिशियन भी है वहाँ पे, म्यूजिक सुन रहा है। इस सीन्स के साथ जो ये प्ले शुरू होता है। एज द प्ले ओपन, जैसे ही प्ले ओपन होता है, शुरू होता है, द म्यूजिशियन सीम टू हैव पॉज, म्यूजिशियन को जो है वहाँ पे पॉज, इट मीन्स रुका हुआ दिखाया जाता है। ओर्सिनो टेल्स देम, तभी ओर्सिनो जो है वहाँ पे म्यूजिशियन को, इट मीन्स
संगीतकारों को बोलता है टू प्ले ऑन, गाने के लिए या बजाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, एंड कीप प्लेइंग अंटिल ही गेट सिक ऑफ इट, और तब तक गाने के लिए जब तक वो बीमार ना पड़ जाए इससे। ही रीजन दैट, यहाँ पे ओर्सिनो जो है तर्क देता है कि इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, कि यदि संगीत जो है प्रेम का भोजन है, एज ही हैज सो ऑफ नियर, जैसा कि वो हमेशा सुना है, हैविंग टू मच ऑफ इट लाइक स्टफिंग वन सेल्फ विथ टू मच फूड, और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, विल पुट हिम ऑफ, और इससे क्या हो जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा खाना खा ले तो कैसे उससे दूर भागने लगता है, मतलब पेट भर जाता है तो खाने का मन नहीं करता है। तो अगर म्यूज़िक भी प्यार के लिए भोजन का काम करता है तो ये ओर्सिनो बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाओ, इतना ज़्यादा म्यूज़िक बजाओ ना जैसे पेट खाना से भर जाता है ना, वैसे ही मेरा वो म्यूज़िक के थ्रू पेट भर जाए। एंड ही विल लूज हिज एपेटाइट फॉर ए बीइंग इन लव विद द यंग वुमेन ओलिविया, और उसको यंग वुमेन ओलिविया से जो प्यार है ना, उस चीज़ का जो भूख है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक को ही फूड के रूप में दिखाया गया है प्यार के। इस वजह से वो बोलता है कि इतना ज़्यादा म्यूज़िक बजाओ, इतना ज़्यादा म्यूज़िक बजाओ कि वो प्यार वाला भूख मेरे अंदर से खत्म हो जाए। तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। सेकेंड और थर्ड जो एक्सप्लेनेशन हम लोग को बताए हुए हैं 12th नाइट से, वो इस तरीके से शुरू है। एक तो बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस करके है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम इस तरीके से शुरू है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये दोनों लाइन में से कोई भी लाइन आ जाए सेम एक्सप्लेनेशन होने वाला है, क्योंकि सम आर बॉर्न ग्रेट के जस्ट ऊपर का लाइन बुक में ये वाला है। तो दोनों में से कोई भी लाइन आ जाए आप सेम ही तरीके से डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन बिल्कुल सेम होगा पहले एक्सप्लेनेशन की तरह। पहला एक्सप्लेनेशन जो है यही वाला रेफरेंस वाला सेक्शन, इसमें भी आप ऐड करोगे। अब कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो दिस लाइन्स आर पार्ट ऑफ ए लेटर, ये जो पंक्तियां एक लेटर का पार्ट रहती है, दैट वाज रिटन बाय मारिया, जिसको कि मारिया के द्वारा लिखा गया होता है, बट फोर्स्ड इन द नेम ऑफ ओलिविया टू मालवोलियो, लेकिन उसमें ना झूठा नाम डाल दिया जाता है कि ये लेटर ओलिविया का है, किसके लिए, मालवोलियो के लिए। इट्स रीड्स आउट लाउड बाय मालवोलियो, और इस वजह से जो मालवोलियो है ना बहुत तेज आवाज में इस लेटर को पढ़ता है। दिस कोट इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए जोक विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो प्ले में ना इस कोट को, ये लाइन को ना एक जोक की तरह दिखाया गया है, मजाक की तरह दिखाया गया है। बट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अगर लेकिन प्ले से बाहर की बात करें तो दिस कोट सजेस्ट दैट, ये कोट ये सुझाव देता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि इवन इफ वन इज एट ए लो सोशल लेवल, कि अगर कोई लो से सोशल लेवल से भी है, मतलब सामाजिक तरीके से लो है, कम पैसा वाला है हम लोग बोल सकते हैं, एट दिस मोमेंट इन देयर लाइफ, मतलब लाइफ के अपने इस समय में कम पैसा वाला है, उसका सामाजिक स्थिति काफ़ी नीचे है, इट्स पॉसिबल टू चेंज दैट, तो ये संभव है कि उसको बदला जा सके। ये प्ले से बाहर की बात हो रही है, लेकिन प्ले में जो है इन लाइंस का यूज़ किया गया है एक मजाक के रूप में। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में है, दिस लाइंस आर द पार्ट ऑफ ए जोक इन द प्ले, नाटक में जो है ये लाइंस जो है ना वो एक जोक का पार्ट है, मजाक का हिस्सा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लेटर, एक लेटर का भाग है, दैट ओलिविया सपोजली रोड टू मालवोलियो, जो कि माना जाता है कि ओलिविया लिखी थी मालवोलियो के लिए, वन ऑफ हर एम्प्लॉयज, जो कि उसका एक एम्प्लॉय रहता है, इट मीन्स नौकर रहता है। ही रीड्स इट, मालवोलियो इसको पढ़ता है, थिंकिंग दैट इट सजेस्ट ओलिविया इज इन लव विथ हिम, ये सोच के कि उसको लगता है कि ओलिविया जो है उससे प्यार करती है, एंड इज ट्राइंग टू इनकरेज हिम टू बेटर हिमसेल्फ, और ओलिविया जो है लेटर के थ्रू उसको इनकरेज कर रही है, प्रेरणा दे रही है कि वो कुछ अच्छा कर सके। बट वॉट ही डज नॉट नो इज, लेकिन जो उसको नहीं पता था दैट कि द लेटर वॉज रिटन बाय हिज फेलो सर्वेंट, कि जो लेटर लिखा गया था वो उसके एक फेलो सर्वेंट, इट मीन साथी नौकर के द्वारा ही लिखा गया था, इज एन एफर्ट टू प्ले ए जोक ऑन हिम, और इसलिए लिखा गया था ताकि उसके साथ एक मजाक किया जा सके, उसके ऊपर एक होता है ना प्रैंक किया जा सके। इट इनकरेजेस हिम टू डू द वेरी थिंग्स दैट एनॉय हिज मिस्ट्रेस द मोस्ट, और इस लेटर को पढ़ने के बाद जो है मालवोलियो इनकरेज होता है, प्रेरित होता है कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए जो कि उसके मिस्ट्रेस इट मीन्स ओलिविया को जिस वजह से परेशान होना पड़े। सम आर बॉर्न ग्रेट एंड डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, और अगर प्ले से बाहर की बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि कुछ लोग ना पैदा ही ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, तो उनको ना ग्रेटनेस के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। अदर्स वर्क हार्ड एंड फाइंड ग्रेटनेस, और कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं फिर जाके उनको ग्रेटनेस मिलती है, महानता मिलती है। वाइल ए थर्ड ग्रुप, जबकि एक जो तीसरा ग्रुप होता है, इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेट इन ए सरप्राइजिंग मैनर, उनको ना एक सरप्राइजिंग मैनर इट मीन्स बोल सकते हैं हम, उनके पास अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाती है ग्रेट बनने का,
ठीक है, तो एक ऐसा थर्ड ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया जिसके पास अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी सरप्राइजिंग तरीके से ग्रेट बनने का। दिस लाइन्स आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन स्पीकिंग अबाउट हीरोइज्म। ये लाइन जो है, ये पंक्तियाँ प्राय यूज की जाती है हीरोइज्म के बारे में बात करने के लिए, वीरता के बारे में बात करने के लिए। इन द फेस ऑफ अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, कि जब अनप्रिडिक्टेबल डेंजर आता है, कोई अचानक से खतरा आ जाए सामने ना, तो उस समय ना हीरोइज्म शो करवाने के लिए भी इस तरीके का लाइन जो है यूज किया जाता है। तो ये 12th नाइट का एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग लव फॉर लव का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, लव फॉर लव से 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, वुमेन ऑफ हर एयरी टेम्पर करके शुरू होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली एक साल गैप करके ये पूछता ही है लव फॉर लव से। तो इसमें सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन है। रेफरेंस में है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रेस्टोरेशन कॉमेडी लव फॉर लव, की ये जो पंक्तियां ली गई है एक रेस्टोरेशन कॉमेडी लव फॉर लव से ली गई है, रिटन बाय ग्रेट प्ले राइट, जिसको एक महान प्ले राइट विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखा गया। द प्ले डील्स विद द इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और ये जो प्ले संबंधित है उस समय के समाज का जो इशू था ना, मुद्दा था ना, उससे संबंधित है मेनली। इट इज ए कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सटैरिकल प्लेज एवर रिटन, और इस प्ले को ना सबसे ज्यादा सटैरिकल, इट मीन्स व्यंग्यात्मक प्ले माना जाता है। आज तक जितना भी प्ले लिखा गया ना, उनमें सबसे ज्यादा सटैरिकल प्ले इसी लव फॉर लव को ही माना जाता है। ठीक है, ये जो रेफरेंस वाला सेक्शन है ये सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहने वाला है, कोई भी एक्सप्लेनेशन लव फॉर लव से आ जाए तो यहाँ लिख दिए कि ये वाला सेक्शन सेम रखना। अब कॉन्टेक्स्ट में है, थ्रू अबव मेंशन लाइंस, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए कनग्रीव हाईलाइट्स द एटीट्यूड ऑफ वुमेन ऑफ दैट पीरियड। उस समय की औरतों का जो एटीट्यूड था, रवैया था ना, उसी को जो कनग्रीव है ऑथर है वही दिखाने की कोशिश की है लाइंस के जरिए। वुमेन ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड की जो औरतें होती थी, आर आउटस्पोकन होती थी, मतलब जो अपने लिए बोले, एंड दे वांट ए मेल पार्टनर, और वे लोग चाहती थी एक मेल पार्टनर एज पर हर ऑन चॉइस, अपने चॉइस के हिसाब से, एंड अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के हिसाब से। स्कैंडल ए फ्रेंड ऑफ वैलेंटाइन, स्कैंडल जो कि एक फ्रेंड रहता है वैलेंटाइन का, वॉज ए क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ फेमिनिन टेंडेंसी, वो क्लोज ऑब्जर्वर रहता है, होता है ना बड़े क्लोज तरीके से, नजदीक से जो निरीक्षण करे स्त्री की टेंडेंसी, इट मीन्स प्रवृत्ति का, तो वो बड़े क्लोज तरीके से स्कैंडल ऑब्जर्व कर पाता है फीमेल टेंडेंसी को। सो ही थिंक्स एंजेलिका विल नेवर एक्सेप्ट वैलेंटाइन्स, तो इस वजह से जो है स्कैंडल को ऐसा लगता है कि एंजेलिका जो है वो कभी भी वैलेंटाइन्स के लव को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ हिज इल फॉर्च्यून, उसके इल फॉर्च्यून की वजह से, उसके बुरे दुर्भाग्य की वजह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पैसे की कमी रहती है वैलेंटाइन के पास, इस वजह से नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन में है, इन द प्ले में दिस लाइन्स हैव बीन टोल्ड बाय स्कैंडल, ये लाइन्स जो है स्कैंडल के द्वारा कही गई थी, वैलेंटाइन्स फ्रेंड, जो कि वैलेंटाइन का फ्रेंड है। स्कैंडल वाज ए फ्री स्पीकर, स्कैंडल जो है फ्री स्पीकर रहता है, एंड ही डिड नॉट हेजिटेट इन से एनीथिंग, और वो कुछ भी कहने से हेजिटेट नहीं करता, हिचकिचाता नहीं है। सो थ्रू दिस लाइन्स स्कैंडल एक्सप्रेसेस हिज व्यूज इन फ्रंट ऑफ वैलेंटाइन, इस प्रकार इन लाइन्स के जरिए स्कैंडल जो है अपने व्यूज, अपने दृष्टिकोण को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है वैलेंटाइन के सामने। ही सेज, वह कहता है अबाउट एंजेलिका, एंजेलिका के बारे में, दैट वुमेन लाइक एंजेलिका ऑफ एयरी टेम्पर रेयरली थिंक बिफोर एक्शन, की वुमेन जो होती है एंजेलिका की तरह वो शायद ही सोचती है एक्शन से पहले। दिस टाइप ऑफ वुमेन कैरीज डुअल पर्सनैलिटी, और ऐसी महिलाओं का जो होता है ना डुअल पर्सनैलिटी होता है इन लाइफ, जीवन में, एंड दे नेवर टॉक अबाउट देयर पर्सनल फीलिंग्स, और ये ऐसी महिलाएं जो है कभी अपने पर्सनल फीलिंग की भावनाओं के बारे में बात नहीं करती। एंजेलिका हैड पोजेस्ड लॉट्स ऑफ वेल्थ, एंजेलिका के पास जो है बहुत सारा संपत्ति था, एंड हैड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो ह्यूमन बीइंग को भी ना बड़े हम लोग बोल सकते हैं शार्प तरीके से ऑब्जर्व करती थी। एंजेलिका का भी ये नेचर था। ही सेज, तो यहाँ पे स्कैंडल कहता है, एंजेलिका नोज फुल वेल अबाउट हिज इल फॉर्च्यून, की एंजेलिका जो है हिज इल फॉर्च्यून, इट मीन्स वैलेंटाइन के बुरे फॉर्च्यून के बारे में, बुरे भाग्य के बारे में, जो उसके पास पैसे की कमी है, इस बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानती। इस वजह से स्कैंडल को लगता है कि एंजेलिका जो है कभी वैलेंटाइन का प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। सेकंड जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट लव फॉर लव से, वो इस तरीके से शुरू है, ऑल वेल ब्रेड पर्सन डाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। रेफरेंस वाला सेक्शन फिर से सेम होगा, जो हम बताएं पहले वाला आपको सेम रखना है। कॉन्टेक्स्ट में है, दिस लाइन्स आर ए स्टिंगिंग सटायर ऑन द हिपोक्रेसी एंड द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन बाय द हाइब्रिड लेडीज ऑफ लंदन, मतलब लंदन की जो हाइब्रिड लेडीज थी, हाई क्लास से बिलोंग करने वाली लेडीज थी ना, तो उन पर ना
बड़ा ही स्टिंगिंग इट मीन्स तीखा सटायर किया गया है, व्यंग किया गया उनके हिपोक्रेसी पर, पाखंड पर और डबल स्टैंडर्ड पर इन लाइंस के जरिए, जो कि वो मेंटेन करती थी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी के टाइम। वुमेन आर एक्सेप्टेड टू बी मोर रिजर्व्ड, वुमेन से एक्सेप्ट किया जाता था कि वो लोग रिजर्व्ड रहे, इट मीन्स होता है ना संयमित रहे, मतलब एक होता है लिमिट में रहे, इन देयर स्पीच अपनी भाषा में, मतलब बहुत कम बोले, एंड नोट बी टू कैंडिड और ना ही बहुत ज़्यादा कैंडिड हो, कैंडिड मीन्स स्पष्ट हो अबाउट देयर ओपिनियंस और फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स और ओपिनियंस को लेके, ऐसा एक्सेप्ट किया जाता था उस टाइम की महिलाओं से। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आ जाता है। एक्सप्लेनेशन में है दिस लाइन्स आर द एडवाइस गिवन टू मिस प्रू बाय टैटल, ये लाइन्स जो एक सलाह के रूप में है जो कि मिस प्रू को दी गई थी टैटल के द्वारा इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले, और प्ले के सेकेंड एक्ट में ये सलाह दी गई थी। ही एडवाइजेज मिस प्रू अगेंस्ट टॉकिंग प्लेनली, यहाँ पे जो टैटल है वो एडवाइस देता है मिस प्रू को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए, इफ शी वांट्स टू बी एडमिटेड टू द हाई सोसाइटी। यहाँ पे ना टैटल जो है मिस प्रू को सलाह देता है कि यदि वह हाई सोसाइटी में फिट होना चाहते हैं, उसमें एडमिट यानी प्रवेश करना चाहती है ना, तो उन्हें प्लेनली इट मीन साफ साफ बात नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट रूप से अपने थॉट को नहीं रखना चाहिए। ऑल कल्चर्ड पर्सन, वो बताता है कि जितने भी कल्चर्ड पर्सन है सभी लोग हैं बिलोंगिंग टू द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि एरिस्टोक्रेटिक इट मीन्स अभिजात वर्ग से, अभिजात समाज से, पैसे वाले सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। लाई एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वो हमेशा फैक्ट के मैटर में, फैक्ट के संबंध में झूठ बोलते हैं। मोर ओवर एज मिस प्रू इज ए वुमेन, और इसके अतिरिक्त मिस प्रू जो है एक वुमेन है, एक औरत है, सी मस्ट नेवर स्पीक व्हाट शी थिंक, तो इस वजह से जो है उनको वो बात कभी नहीं बोलनी चाहिए जो कि वो सोचती है, क्योंकि वो एक औरत है, इस वजह से भी अपने थॉट्स को मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ऐसा छूट या फिर ऐसी फ्रीडम नहीं थी उस समय फीमेल्स को। टैटल्स लाइन्स रिफ्लेक्ट द सोशल कन्वेंशन, तो यहाँ पे जो टैटल की पंक्तियां है ना वो सोशल कन्वेंशन इट मीन सामाजिक परंपरा को दिखाती है, एंड जेंडर रोल्स और लिंग के भूमिका को दिखाती है ऑफ द 17th सेंचुरी में व्हेन द प्ले वॉज रिटन, जब इस प्ले को लिखा गया था। दे इल्यूस्ट्रेट दैट, वे बताते हैं कि पोलाइटनेस ऑफ रिक्वायर्ड वुमेन टू बी लेस फोर्थराइट एंड मोर गार्डेड इन देयर स्पीच, कि विनम्रता के लिए महिलाओं को अपनी बातों में कम स्पष्टवादी और अधिक गार्डेड मीन सतर्क होना चाहिए, इवन इफ इट मीन्ट नॉट एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू थॉट्स और फीलिंग्स, भले ही इसका अर्थ अपने सच्चे विचारों या भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना क्यों ना हो। यहाँ पे मतलब बताया गया है कि वुमेन को जो है विनम्र रहने के लिए, पोलाइट रहने के लिए हमेशा कम बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन बचा है जो कि लव फॉर लव से है, वो इस तरीके से शुरू है, देयर इज नो ओकेजन फॉर लाई, तो आप समझ जाना कि ये जो लाइन लिया गया वो लव फॉर लव से लिया गया। रेफरेंस वाला सेक्शन पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह ही होगा। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है ना, ये बिल्कुल पिछले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह इसमें कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन होगा, मतलब ये वाला यहाँ से लेके ये ऊपर वाला, मतलब सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन का कॉन्टेक्स्ट सेम थर्ड वाले में लिख देना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन अलग होगा। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय मिस्टर टैटल, फिर से ये जो पंक्तियां मिस्टर टैटल के द्वारा कही गई थी, इन द एक्ट 3 ऑफ द प्ले, प्ले के तीसरे एक्ट में। टैटल इज लार्जली एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन इन द प्ले, टैटल जो है मुख्यतः नाटक में एक फन का पात्र, मजाक का पात्र है। ही ब्रैग्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज सक्सेस विथ द लेडीज, वो हमेशा लेडीज के सामने जो है अपने सक्सेस के बारे में डिंग हाँकता रहता है। ही डेवलप्स एन अफेक्शन फॉर मिस प्रू, मिस प्रू के लिए अफेक्शन डेवलप करता है, इट मीन्स मिस प्रू के साथ रिलेशनशिप में आता है। एट द बिहेस्ट फॉर मिसेज फ्रिल, मिसेज फ्रिल के बेहेस्ट इट मीन्स आदेश पे, मिसेज फ्रिल इसको ऐसा करने बोलती है कि तुम जाके मिस प्रू के साथ रिलेशनशिप बनाओ। वैन टैटल एंड मिसेज प्रू वॉज इन ए रूम, जब टैटल और मिसेज प्रू जो एक रूम में रहते हैं, देन ए नर्स कम, तभी एक नर्स आती है, एंड सेज मिसेस प्रू, और मिसेस प्रू को कहती है टू ओपन द डोर, डोर को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। बट मिस प्रू इज अफ्रेड दैट, लेकिन यहाँ पे मिस प्रू जो है डरती है कि इफ सी ओपन्स द डोर, कि अगर वो डोर खोल देती है, दरवाजा खोल देती है, द नर्स विल टेल हर फादर द ट्रूथ अबाउट हर एंड टैटल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मिस प्रू को लगता है कि अगर हम दरवाजा खोल देंगे तो ये जो नर्स है ना वो मेरे और टैटल के रिलेशनशिप के बारे में मेरे पिता को बता देगी। थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन्स के जरिए, इन पंक्तियों के जरिए, टैटल यूज टू प्लेस वेन बोस्टिंग इन फ्रंट ऑफ मिस प्रू, टैटल जो है वेन बोस्टिंग इट मीन्स होता है व्यर्थ का डिंग हाँकने की कोशिश करता है मिस प्रू के सामने, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू प्लेस हिमसेल्फ एज ए सीरियस फेलो, और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह खुद को यहाँ पे एक सीरियस फेलो इट मीन्स एक गंभीर व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। टैटल सेज, टैटल कहता है, ही डज नॉट लाइक लायर्स, टैटल यहाँ पे बताता है कि वो लायर्स को पसंद नहीं करता, झूठ बोलने वाले को नहीं पसंद करता है। नेवर स्पोक लाई इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोला है। ये सब झूठा झूठा, मतलब टैटल जो है ना एक फालतू का डिंग हाँक रहा है।
टाइटल अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस मिस प्रू, टाइटल जो है यहाँ पे सेड्यूस करने की, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल होने की कोशिश करता है मिस प्रू के साथ। अनफॉर्चुनेटली दैट इंटरप्टेड हिज सिडक्शन ऑफ मिस प्रू, मतलब वो जो सिडक्शन इट मीन्स सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, भलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है मिस प्रू को, तो उसमें इंटरप्ट होता है, उसमें बाधा आती है। एंड टाइटल लिव्स द बेड चैम्बर, और टाइटल जो है बेड चैम्बर को छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे पेपर थर्ड का एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वाले एक्सप्लेनेशन का अगर आपको PDF चाहिए, जो कि हम बताएं आपको 30 रुपीज़ पे के मिल जाएगा, उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।